हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए डबल स्टार दरोगा सीरीज को शुरू करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले दिन का यानी 11 अक्टूबर 2025 के पहले सेट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सेट है जिसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया है यह किया गया है गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 के दौरान शाश्वत मिथिला भवन का लोकार्पण एवं मैथिली कवि विद्यापति की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या। तो देखिए, बिहार जाति जनगणना जो है 2023 में, इसके अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या यह 215 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग प्रतिशत भी याद रखेंगे कि बिहार में जो है हिंदू का आबादी का जो प्रतिशत है यह 81.99 हो जाएगा। 81.99 हिंदू का प्रतिशत हो जाएगा। उसके बाद मुस्लिम का प्रतिशत जो है यह 17.7% हो जाएगा। साथ ही बात करेंगे बौद्ध का, तो बौद्ध का जो प्रतिशत हो जाएगा, बौद्ध का हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, यानी 0.085 अप्रॉक्स है। वही जो है सिख का 0.11 हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है सबसे अधिक हो जाएगा, जो कि 36.01% है, और पिछड़ा वर्ग 27.12% हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 246 है, तो अनुच्छेद 246 के तहत जो है जनगणना एक संघ का विषय है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया इसमें कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है। तो देखिए, यह जो पहला स्टेटमेंट है सही दिया गया है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण होता है सूर्य किरण, इसके 18वें संस्करण का आयोजन जो है नेपाल के सलझंडी में किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस अभ्यास का जो आयोजन है 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के बीच किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिया गया है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में नाग जो है मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है इसका सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो है परीक्षण किया गया है यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे कि नाग जो है नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है और यह DRDO के द्वारा किया गया है। और DRDO का जो स्थापना है यह 1958 में किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि 1958 में जो है नासा का भी स्थापना हुआ था, यानी नासा का जो स्थापना है यह भी 1958 में ही किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पैगोंग त्सो के तट पर जो है निम्न में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यह जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है यह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 26 दिसंबर 2025 को पैगोंग त्सो के तट पर जो है भारतीय सेना के द्वारा छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह प्रतिमा जो है 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है, जो कि भारतीय शासक की अटूट भावना का प्रतीक है। और यह वीरता, दूरदर्शिता और अटूट न्याय का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है। तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्विट्जरलैंड ने इस कानून को वर्ष 2021 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से मंजूरी दिया था, जिसमें 51% से अधिक लोगों ने इस प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया था। और इस कानून के उल्लंघन पर करने पर जो है लगभग 95,000 यानी 1,000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में
आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? देखिए, तो राफेल तूफान जो आया है इसके लिए सहायता भेजा गया है, यह क्यूबा को भेजा गया है। याद रखेंगे कि 15 जनवरी 2025 को भारत ने राफेल तूफान के विनाशकारी प्रभाव के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता भेजा है। और राफेल तूफान जो है यह श्रेणी 3 चक्रवात के रूप में 185 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार के साथ क्यूबा के पश्चिमी हिस्से से टकराया है। साथ ही याद रखेंगे एक है असना। तो असना तूफान जो है इसका नामकरण जो किया गया है यह पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और यह कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र में आया था। वैसे ही एक तूफान है चीडो। तो चीडो जो आया था मोजाम्बिक तट और उसके बाद मायोट पे आया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का जो आयोजन है यह किया गया है अकोटा स्टेडियम, बड़ोदरा, गुजरात में किया गया है। और यह मेला जो है वोकल फॉर लोकल आंदोलन का प्रतीक है। और इसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने हिस्सेदारी की और गुजरात के 30 दिव्यांग लोगों को 1 करोड़ रुपए के ऋण वितरण भी किए गए हैं। और साथ ही याद रखेंगे एक है महाकुंभ। तो महाकुंभ का जो आयोजन है यह 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक यह प्रयागराज में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जागृति ऐप जो है और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण जो है इसका निर्माण किया गया है IIT BHU के छात्रों के द्वारा किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि एक है सचेत ऐप। तो सचेत ऐप जो है इसके जारीकर्ता जो हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का यहाँ पे पूछा गया कि विषय क्या था, यानी थीम क्या था? तो इसका जो थीम हो जाएगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो रहे थे। वहीं 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य परेड जो है यह कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें टोटल 31 झांकियां शामिल रही थी। और साथ ही याद रखेंगे कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत की नई मिसाल प्रलय जो है, प्रलय को पहली बार परेड में प्रदर्शित भी किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो हाल ही में ऑस्कर 2025 की श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की फिल्म जो है लापता लेडीज को चुना गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही जो है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, इसको जो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 के लिए चुना गया है। यह जो है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो जो है इसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में चुना गया है। और जो 12वीं फेल है यानी 12th फेल जो मूवी है इसको 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरल सरकार जो है इसके द्वारा जो है आपदा से निपटने के लिए कवचम यानी कवचम को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कवचम प्रणाली जो है केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है और कवचम जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्डस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत जो है सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण जो है यह किया गया है तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है। और तमिलनाडु में निर्मित यह ग्लास सी ब्रिज जो है तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को आपस में जोड़ता है। और यह ब्रिज जो है इसका आकार लगभग 77 मीटर लंबा हो जाएगा और 10 मीटर चौड़ा हो जाएगा। और इसका निर्माण का लागत जो हो जाएगा लगभग इसमें 37 करोड़ रुपए लागत लगे हैं। और साथ ही याद रखेंगे कि हाल ही में केरल के कप्पड़ और चाल नामक जो समुद्री तट है, चाल नामक
समुद्री तट जो है इसको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है यह शुरू किया गया है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य है भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ और तस्करी को रोकना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया है यह विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव जो है इसका आयोजक हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु हो जाएगा, और साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो हो जाएगा यानी DST हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो SSI मंत्रा जो है यह स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है यह भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है सम्मेलन 2025 इसका जो थीम हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान हो जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा भारत और वैश्विक प्रवासियों के बीच मजबूत संबंध बनाना। और साथ ही याद रखेंगे कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद जो है IWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो IWDC की पहली बैठक का जो आयोजन है यह किया गया है कोलकाता में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। IWDC जो है इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, और इसका उद्देश्य है अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और नदी पर्यटन को बढ़ावा देना। और इसी अवसर पर जो है हरित नौका दिशा निर्देश और नदी पर्यटन रोड मैप 2047 को भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो उद्घाटन किया गया है यह निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने हल्दी बोर्ड जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना 4 अक्टूबर 2023 को किया है। यह डेट जो है याद रखेंगे 4 अक्टूबर 2023 को जो है निजामाबाद में तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन यानी GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का जो पहला राज्य हो जाएगा यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरित सकल घरेलू उत्पाद जो है यानी ग्रीन GDP पारंपरिक GDP का संशोधित संस्करण है, जिसके तहत जो गतिविधियों की पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखा जाना शामिल होता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो सीधी सड़क पर एक समान चाल से चलने वाली कार के लिए सही यह हो जाएगा कार का वेग जो है लगातार बदल रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त जो दर्पण होता है यह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण जो होता है इसका प्रयोग सोलर प्लेट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है, सर्च लाइट में भी किया जाता है, जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है उसमें भी होता है, लेजर लाइट में होता है, परावर्तक दूरबीन में होता है, और कान नाक दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है यह रोड पर लगे परावर्तक लैंप में होता है, गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, और ATM और बैंक में सुरक्षा के दृष्टि से किया जाता है। वही जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण का जो प्रयोग है वैज्ञानिक उपकरण में होता है, उसके बाद सजावट और वास्तुकला में होता है, फोटोग्राफी में होता है, इन सभी चीज़ों में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो है यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो है, पहले देखेंगे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी पी जो होता है इज इक्वल टू एम जी एच होता है। पी जो होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यह होता है एम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम जी एच होता है। स्थितिज ऊर्जा जो है इसका एग्जाम्पल भी होता है, जैसे तना हुआ जो धनुष होता है या स्प्रिंग, यह सभी स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। दबा हुआ जो गद्दा होता है, हाथ से पकड़ा हुआ पत्थर होता है, बांध में भंडारित जो पानी होता है, ये सभी स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ जो है स्थानांतरण होता है और उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करना है। तो जब गणना करेंगे तो देखिए यहाँ पे एम जो है, एम ऑलरेडी दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 20 kg दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है एक्सेलरेशन, यह 4 मीटर दिया गया है पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो एफ निकालना है, तो एफ जो होता है यह m इंटू ए होता है। तो m 20 और 4 20 का 80 यानी 80 न्यूटन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का तार जो है उस धातु से बनी होती है जिसका जो है गलनांक कम होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घरेलू फ्यूज का तार जो होता है आमतौर पर शीशा और तांबा यानी कॉपर का मिश्र धातु एलॉय होता है, और शीशा जो है जल्दी पिघलने के लिए यूज किया जाता है, और कॉपर जो है करंट को आसानी से पास करने के लिए और ताकत देने के लिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूज का उद्देश्य होता है कि घरेलू उपकरण और वायरिंग में बिजली सुरक्षा सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है यह टेस्ला होता है। देखिए जो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसका फॉर्मूला होता है ये बी बराबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बता सदिश क्षेत्र होता है। सदिश क्षेत्र होता है, सदिश क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक बीकर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, दोनों ही स्थिति में जल जो है ऊपर से होकर के बहने लगेगा। क्योंकि देखिए जो सर्वाधिक घनत्व होता है पानी का यह 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, और टेम्परेचर को इससे अगर ज़्यादा करेंगे और या कम करेंगे, दोनों स्थिति में पानी जो है बाहर आने लगेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। उसमें शामिल होता है प्रोटियम होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम होता है, और तीसरा जो होता है इसमें ट्रिटियम होता है। तो प्रोटियम जो होता है यह H1H1 होता है, ड्यूटेरियम जो होता है यह 1H2 होता है, और ट्रिटियम जो होता है 1H3 होता है। तो यहाँ पे जो है एक ही है सिर्फ, यानी इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम जो हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का जो खोज है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, और जो हाइड्रोजन है इसकी प्रकृति में सबसे हल्का होता है और सबसे सामान्य रासायनिक तत्व है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है यह 1s1 होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता है। देखिए सांद्रता जब निकालेंगे तो घोल की सांद्रता का जो प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर जो हो जाएगा विलय की मात्रा हो जाएगा। तो विलय की मात्रा जो है यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 50 ग्राम, तो ऊपर हो जाएगा 50, और नीचे बिलियन की मात्रा होगा। तो बिलियन जो है यह 450 ग्राम है, तो नीचे 450 हो जाएगा। साथ में बिलियन में तो ये भी शामिल रहेगा, नमक भी शामिल रहेगा, तो इसमें 50 को फिर ऐड कर देंगे और गुना कर देंगे 100 से, तो इसमें सांद्रता निकल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 50/500 गुना 100, तो ये हो जाएगा 50 गुना 100/500, तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका सांद्रता का 10% ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि मीथेन जो है CH4 में किस प्रकार का बंध होता है। तो CH4 जो है इसमें एकल बंध होता है। देखिए जो कार्बन जो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन से, या एकल बंध के द्वारा हाइड्रोजन से कार्बन जो है जुड़े होते हैं, यानी इसमें जो है एकल बंध होता है। और मीथेन गैस जो है इसको मार्स गैस भी बोलते हैं,
और प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख घटक जो होता है यह मीथेन ही होता है। मीथेन एल्केन समूह का प्रथम यौगिक है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो एल्केन है तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है यह होता है CnH2n+2 होता है, यह एल्केन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यानी पीओपी के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। तो पीओपी के सेट होने की प्रक्रिया में अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक जो फॉर्मूला होता है यह होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। और साथ ही याद रखेंगे एक होता है जिप्सम, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है यह होता है CaSO4 होता है इंटू यहाँ पे 2H2O होता है, यह जिप्सम हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग उपयोग करते हैं मूर्तिकला में करते हैं, उसके बाद छत और दीवारों की सजावट में करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, इंडस्ट्रियल मॉडलिंग में होता है, उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अगर देखिए जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें पानी मिला दिया जाएगा तो वह जिप्सम बन जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही या गलत है। तो सही या गलत को चूज करना है। देखिए सबसे पहले है H2S जो है, H2S हवा में जलकर और H2O जो है एवं SO2 देता है। तो H2S जो है हवा में जलकर और H2O एवं SO2 प्रदान करता है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा कथन है उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन जो है Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है, यह भी सही दिया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह बनाया गया है मोसले के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है आवर्त सारणी जो दिया गया था यह मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी इसका निर्माण जो किया गया था मोसले के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा निर्मित है और यह परमाणु संख्या पर आधारित है, जो मोसले ने मेंडलीव के सारणी में सुधार किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है। तो कोशिका में केंद्रक का कार्य देखेंगे तो कोशिका जो है गतिविधियों का निरूपण एवं अनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करता है, यह केंद्रक में इसका काम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निश्वसन डैश द्वारा होता है। तो निश्वसन जो है यह फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निश्वसन का मतलब होता है सांस जो हम छोड़ते हैं इसको हम लोग निश्वसन बोलते हैं। नेक्स्ट है फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। तो फलों और बीजों में जो उच्च सांद्रता होती है यह साइटोकाइनिन की होती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फलों और बीजों में साइटोकाइनिन पादप जो है हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। साइटोकाइनिन पादपों के कोशिका विभाजन में सहायता करता है और वृद्धि एवं विकास को भी प्रेरित करता है। वहीं एक होता है ऑक्सिन, तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है यह पुष्पन के लिए मदद करता है। उसके बाद एक होता है जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन जो है यह फाइटो हार्मोन बौना पौधे को लंबा करने का काम करता है और यह पादप वृद्धि में जो है सहायक होता है जिब्रेलिन। उसके बाद एक होता है एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है और यह पादपों के जल में डूबे होने की स्थिति में रंध्रों को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है। तो ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें खमीर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खमीर जो है आटे में मौजूद शर्करा को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल नामक अल्कोहल जो है बाहर निकाल देता है और यह गैस जो है ब्रेड के आटे में ग्लूटेन की मौजूदगी के कारण फंस जाती है, जिससे आटा जो है फूल जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है एविज में शामिल है। तो एविज में क्या शामिल होते हैं, तो इसमें पक्षी शामिल होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एव्स बोलते हैं, एविज इसी को बोलते हैं AVES, पक्षी शामिल होते हैं एविज में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो रूपांतरित तना जो है यह आलू हो जाएगा। आलू जो है एक रूपांतरित तना का प्रकार होता है। तना जो है पादपों का वायवीय भाग होता है और तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गर्भ निरोधक है। तो गर्भ निरोधक की बात करते हैं तो इसमें कॉपर टी जो हो जाएगा यह महिलाओं के द्वारा प्रयोग होता है जो कि गर्भ निरोधक है। उसके बाद कॉन्डोम जो हो जाएगा यह भी हो जाएगा गर्भ निरोधक। उसके बाद जो है डायाफ्राम, तो डायाफ्राम जो है ये सभी जो है गर्भ निरोधक हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो हो जाएगा यह हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा। सेरिब्रम को बुद्धि या चतुराई का केंद्र कहा जाता है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है यही सेरिब्रम ही होता है। साथ ही देखेंगे जो हाइपोथैलेमस होता है इसका मुख्य काम होता है भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का समन्वय करना। और इसी तरह होता है एक सेरिबेलम, तो सेरिबेलम जो होता है इसका मुख्य काम होता है शरीर के पेशीय संतुलन का नियंत्रण करना। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है यह हृदय गति को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और श्वसन गति का भी कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो वायु के माध्यम से जो है प्लेग फैलता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग रोग जो है यह चूहा के पिस्सू से फैलता है और प्लेग रोग जीवाणुजनित रोग होता है। प्लेग में बहुत तेज बुखार एवं शरीर पर गिल्टियाँ हो जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। तो कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के जो पंख है यह अभिसारी विकास को दिखाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें मिलान करना है। पंचवर्षीय योजना का बारे में दिया गया है सूची 1 में और सूची 2 में उसमें क्या प्राथमिकता था इसके बारे में दिया गया है। तो मिलान करेंगे तो सबसे पहले पहला पंचवर्षीय योजना जो है यह कृषि में प्राथमिकता दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है इसमें उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद है 5वां पंचवर्षीय योजना। तो 5वें पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। और 12वां जो पंचवर्षीय योजना है इसमें तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर बल दिया गया था। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर 1, फिर 3 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो पहला पंचवर्षीय योजना है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था इसी में किया गया था, 1952 में किया गया था। और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी उद्योगों पर सबसे अधिक बल दिया गया था। उसी प्रकार से तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है यह 1961 से 66 के बीच में आई थी और जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती जो है इसके मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति में कौन कौन से उपकरण हैं। तो मौद्रिक नीति में कौन कौन से उपकरण शामिल होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो मौद्रिक नीति जो है इसमें शामिल होते हैं बैंक दर, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात होते हैं CRR, उसके बाद वैधानिक तरलता अनुपात होते हैं और रिवर्स रेपो रेट, सभी जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौद्रिक नीति जो है इसके बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बैंक दर के बारे में जानते हैं। तो बैंक दर जो है वह दर होता है जिस पर जो है RBI आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, इसको हम लोग बैंक दर बोलते हैं। और बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव होता है, बैंक जो है RBI से दीर्घकालिक ऋण कम लेंगे, बैंकों के पास तरलता की कमी होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत बचत जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति की जो परिभाषा हो जाएगा यह डेल S बाई डेल्टा Y हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए किन्स ने 4 प्रकार की प्रवृत्ति का चर्चा किया था। एक था सीमांत बचत प्रवृत्ति जो होता है जो डेल्टा S बटा डेल्टा Y होता है। एक होता है उपभोग सीमांत प्रवृत्ति यानी डेल्टा C बटा डेल्टा Y होता है। और एक होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति जो कि C बटा Y होता है। और एक होता है औसत बचत प्रवृत्ति जो कि S बटा Y होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, जो कि सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा है सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। तो देखिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जीडीपी जो होता है किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि आमतौर पर 1 साल देखा जाता है। इसमें उत्पादित वस्तुओं और जो सेवाएं होती हैं, सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है उसी को दर्शाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 नंबर क्वेश्चन है मल्होत्रा समिति संबंधित है। देखिए मल्होत्रा समिति जो है यह संबंधित हो जाएगी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण समिति भी हम लोग याद रखेंगे, जैसे पीसी महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। उसके बाद एक है रंगराजन समिति, तो रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। उसके बाद है स्वामीनाथन समिति जो जनसंख्या नीति से संबंधित है। एक है दांत वाला समिति, तो दांत वाला समिति जो है बेरोजगारी का अनुमान से संबंधित है। गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक गुणवत्ता से संबंधित है। उसके बाद एक है सच्चर समिति, तो सच्चर समिति जो है मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारगैसो सागर स्थित है। तो सारगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारगैसो नामक जो समुद्री शैवाल है इसी की उपस्थिति के कारण इसका नाम जो है सारगैसो सागर पड़ा हुआ है। और सारगैसो एक समुद्री शैवाल है जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक रहती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया हुआ है। सबसे पहला है मध्य यूरोप, तो मध्य यूरोप जो है इसमें स्थानीय पवन को जो है ट्रेमोंटेन बोलते हैं, तो यह सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर बोला जाता है। उसके बाद है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में जो है यहाँ पे जो हवा बहती है इसको हम लोग कोयम बैग बोलते हैं, तो यहाँ पे शामिल दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्टर होता है, यह भी सही है। तो तीसरा जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक होता है चिनूक, तो चिनूक जो होता है यह भी अमेरिका और कनाडा में रॉकीज पर्वत श्रेणी में पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला जो गर्म और शुष्क हवा होता है उसको चिनूक बोला जाता है। एक होता है फॉन, तो फॉन जो है आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है जो सर्वाधिक प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड में डालती है और यह अंगूर को पकाने में जल्दी मदद करती है। और एक होता है हर्मटन, तो हर्मटन जो है सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी दिशा में गिनी तट की ओर बहती है और गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, यानी हर्मटन को डॉक्टर हवा कहा जाता है। और एक होता है सिमुम, तो सिमुम जो होता है इसको मैं लिख देता हूँ, इसको लिखा जाता है सिमुम। तो सिमुम जो होता है यह अरब रेगिस्तान में बहती है और नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। और एक होता है सिरोको, तो जो सिरोको होता है यह सहारा मरुस्थल को भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा होती है और यह भूमध्य सागर को पार करके आर्द्र हो जाती है और इटली तक पहुंच जाती है। उसी तरह से एक होता है सामून, यहाँ पर होता है सामून, तो सामून जो हवा होती है ईरान में एवं अयाला फ्रांस में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होती है। और एक होती है लू, तो लू जो है यह उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में बहती है और एक खमसिन जो होता है यह मिस्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका पुराना नाम हो जाएगा भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और इसको जो है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। याद रखेंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान का और साथ में एक है चिल्का झील, इन दोनों को जो है 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, तो भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो हो जाएगा यह हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर हो जाएगा यह मुंबई हो जाएगा, और दूसरा पूछा गया है तो यह दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है यह न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है, और यहाँ का घनत्व जो है केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कानपुर जो है उत्तर भारत में कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक नगर है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और कानपुर से होकर के दिल्ली कोलकाता मार्ग यानी NH2 जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, और कानपुर लखनऊ मार्ग जो है NH25 और 27, ऐसे कई राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जो कानपुर से होकर के गुजरते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि नदियों के किनारे बसे शहर, क्योंकि क्वेश्चन में 53 में दिया गया था। तो नदियों के किनारे बसे शहर में देखेंगे तो आगरा जो है जमुना नदी के किनारे है, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे है, उसके बाद एक होता है दिल्ली जो जमुना किनारे है, उसके बाद हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, उसके बाद है डिब्रूगढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे, नासिक जो है गोदावरी के किनारे, कटक जो है महानदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। वान सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वान सागर परियोजना जो है यह सोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वान सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है, और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और इस परियोजना का जो निर्माण है यह किया गया था 1978 में। याद रखेंगे कि 1978 में वान सागर परियोजना का निर्माण किया गया था, और 2006 में इसको पूरा किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अरावली एवं विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य पर्वतमाला के बीच जो है यह हो जाएगा मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मालवा का जो पठार है विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है, और यह ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती है, जो कि गलत दिया गया है। उसके बाद दूसरा है घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः DDT का सांद्रता सांप में सबसे अधिक होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वह सही दिया गया है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा केवल 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो यह किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भी किया गया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण को सशक्त भी किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा जो है कंपनी के राजनीतिक मामलों को प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से एक नए निकाय का स्थापना भी किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा राजमन्नार समिति। देखिए राजमन्नार समिति जो है यह पंचायती राज से संबंधित नहीं होगा, यह केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन एवं राज्य स्वायत्ता बढ़ाने के से संबंधित हो जाएगा राजमन्नार समिति। और राजमन्नार समिति जो है यह आया था 1969 में आया था। उसके बाद है JV राव समिति। तो JV राव समिति जो है यह पंचायती राज के विकास से संबंधित है, और यह 1985 में आया था JV राव समिति। उसके बाद LM सिंधवी समिति जो है यह 1986 में आया था, और एक है थुंगन समिति। तो थुंगन समिति जो है यह 1988 में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 21 है इसमें किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद जो 15 है
तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति अथवा नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद जो 17 है यह अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा का भी संज्ञा दिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है यह भारतीय अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो पूछा गया है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है, तो यह हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। सबसे पहला मुख्यमंत्री जो है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 164 में दिया गया है। और अनुच्छेद जो 165 है, तो इसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 165 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर के 545 कर दिया गया था। तो हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31वें संविधान संशोधन में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है 525 से बढ़ा करके 545 किया गया था। जो 32वां संविधान संशोधन है, इसमें जो है यह 1973 में हुआ था। 32वां वाला आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान को लागू किया गया था। और जो 33वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो है संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के इस्तीफा को स्वीकारने के अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 190 और 101 में संशोधन किया गया था। उसके बाद है 34वां संविधान संशोधन। तो 34वां संशोधन अधिनियम जो है 1974 वाला, यह भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में 20 भू सुधार एवं भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों की चर्चा की गई है, जो कि पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट चेक करते हैं। अगला स्टेटमेंट है हमारा, अगला स्टेटमेंट है कि जो भाग 11 में है, इसमें अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है, तो दूसरा भी सही दिया गया है। तीसरा है कि भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा की गई है। देखिए, तो इसमें जो है वित्तीय संबंध का चर्चा नहीं होगा, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है सिर्फ 1 और 2 यही दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अवशिष्ट जो है, अवशिष्ट सूची से संबंधित विषय जो है, वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 जो है, इसमें भारतीय संविधान के भाग दिए गए हैं। उसके बाद सूची 2 जो है संबंधित विषय दिया गया है। तो सबसे पहले है भाग 1। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 जो है, सॉरी भाग 2 नहीं, यहाँ पे भाग 8 दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंधित दिया गया है। उसके बाद भाग 14, तो भाग 14 जो है यह संघ एवं राज्यों के अधीन लोकसभाओं के बारे में दिया गया है। उसके बाद भाग 18, तो भाग 18 जो है आपात उपबंध के बारे में दिया गया है। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा 1 4 3 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 ऑप्शन देख लेते हैं। 1 4 3 2 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 1 4 3 2 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भाग जो 1 होता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र होता है। भाग 2 जो होता है, देखिए भाग 1 हो गया संघ राज्य क्षेत्र। भाग 2 जो होता है नागरिकता होता है। भाग 3 जो होता है मौलिक अधिकार होता है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है। भाग 4 का जो ए होता है यह मौलिक कर्तव्य होता है। भाग 5 जो होता है यह संघ सरकार होता है। उसके बाद भाग 6 जो होता है यह राज्य सरकार होता है। उसके बाद भाग 7 जो है इसको हटा दिया गया है। और भाग 8 है, तो भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। उसके बाद भाग 9 है पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद भाग 9 का जो ए है, 9 का ए यह नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 का जो बी है, भाग 9 का बी सहकारी समिति से संबंधित है। उसके बाद भाग 10 जो है यह अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 11 जो है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। इस प्रकार से आप लोग सभी याद कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे भाग 15 चुनाव से संबंधित है। भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। भाग 18
आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है और भाग 20 जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है? पहला है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, यह भी सही है। तीसरा है अनुच्छेद 88 संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना। देखिए गलत हो जाएगा, संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 85 में दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई जो है 6√3 सेंटीमीटर है तो घन के किनारे की लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए तो यहाँ पे घन का जो विकर्ण हो जाता होता है यह √3 इंटू ए होता है। तो यहाँ पे जब 6 इंटू √3 जो हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा √3 इंटू ए। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आ जाएगा यह 6 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 6 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 66 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार जो है 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है और डाले गए मतों की कुल संख्या जो है ज्ञात करें, माने कि सभी वोट जो है वैध है। देखिए अगर मान लेंगे टोटल वोट जो है यह 100% हो जाएगा, तो उसके बाद विजेता को मिला जो वोट जाएगा यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 72% हो जाएगा। ठीक है, तो हारने वाला का जो वोट मिला होगा यह हो जाएगा 28%। तो हारने वाला का जो वोट हो जाएगा यह 28% हो जाएगा और दोनों का जो डिफरेंस है यह 44% है। तो दोनों का डिफरेंस जो है 44% है, तो वहीं दिया गया है 572। तो 572 44% का दिया गया है, तो 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे? 572 जो है 572 इसको 44 से भाग कर देंगे और इसमें गुना कर देंगे 100 से। तो 100 से जब गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा, देखिए ये कट जाएगा 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो 1300 हो जाएगा। 13 गुना 100 यानी 1300 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर है कि 25 संख्याओं का औसत जो है 18 है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत जो है 14 है और उनमें से अंतिम 12 संख्याओं का जो औसत है 17 है। तो 13वीं संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 25 संख्याओं का जो औसत है 18 दिया गया है, यानी 25 गुना 18, तो टोटल जो हो जाएगा यह 450 हो जाएगा। उसके बाद जो है 12 संख्याओं का जो औसत है यह 14 दिया गया है, तो 12 गुना 14 जो हो जाएगा यह हो जाएगा 168 हो जाएगा। उसके बाद 12 संख्याओं का, उसके बाद अंतिम जो है 12 संख्याओं का जो औसत है 17 दिया गया है, तो 12 गुना 17 जो हो जाएगा, 12 गुना 17 जो हो जाएगा यह 204 हो जाएगा। तो 13वां संख्या अगर हमें निकालना होगा तो 13वां संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो पहले वाला सबसे पहले वाला टोटल का है 450, उसमें से हम लोग घटा देंगे 204 को घटाएंगे, फिर उसके बाद 168 को भी घटा देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा टोटल आ जाएगा आंसर हमारा 450 में से चला जाएगा 300, ये 372 हो जाएगा। तो 450 में से 372 चला जाएगा, यहाँ पे 78 आ जाएगा। 78 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए तो 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में कितनी कमी होती है? तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग सक्सेसिव का। तो a प्लस बी प्लस ए बटा ए बी बटा 100 होता है, यह सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें जो पॉजिटिव होता है, अगर वृद्धि जो होगा तो पॉजिटिव रखेंगे और जो कमी आएगा तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो 20% का कमी जो होता है तो -20, उसके बाद प्लस जो है यहाँ पे वृद्धि जो होता है यह तो +15 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस जो होता है माइनस हो जाएगा, यानी 20 गुना 15 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। यहाँ पे 20 25 है 5 यही 15। ठीक है, यहाँ पे जो आ जाएगा यह -5 आएगा और -3 यानी यह 8 हो जाएगा, यानी 8% का जो है कमी आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? यहाँ पे स्त्रीलिंग को चूज करना है। तो यहाँ पे जो रचना हो जाएगा यह स्त्रीलिंग हो जाएगा।
देखिए स्त्रीलिंग में शब्द में आते हैं जैसे कुर्सी, पंडिताइन, देवनागरी, उसके बाद कृष्णा, यह सभी स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। बाकी जो है उपहार, मस्तक और ग्रंथ ये सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। उसके बाद है पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज जो है यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुब्रीहि समास जो होता है, जिस समास में दो शब्द से मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषता बनता हो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। और एक होता है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास जो होता है दोनों पद प्रधान होता है, उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे माता पिता जो है यह द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आम जो है फल है, उसी तरह से आलू जो है यह क्या हो जाएगा, तो आलू जो है एक तना का प्रकार है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संख्याएं जो हैं संबंधित है। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें 11 दिया गया है, फिर 165 दिया गया है, फिर 209 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है 11 गुना दिख रहा है यहाँ पे, 11 गुना 15 है, तभी जाके 165 हुआ है। फिर उसके बाद 11 गुना 19 है, 11 गुना यहाँ पे 19 किया गया है, या 11 गुना 15 हो जाएगा, यहाँ पे गुना 15 हो जाएगा 165, और 11 गुना 19 जो है यह 209 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 12 गुना 15 जो 15 करेंगे तो 180 हो जाएगा। उसके बाद 12 गुना जो 19 करेंगे तो यह 228 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रोम को मोर लिखा जाता है, रोम जो है इसको लिखा जाता है मोर, तो डेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए अगर हम लोग लिखेंगे रोम, तो रोम जो है इसको लिखेंगे MORE। तो यहाँ पे जो मोर लिखा गया है इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ई जो है यह सेम उतार दिया गया है, या सेम का सेम रह गया, और यहाँ पे क्रॉस किया गया है, और फिर जो है बीच वाले को वैसे ही उतार दिया गया है। तो अगर हम डेयर को चेंज करेंगे, डेयर को करेंगे तो ई जो है, ई जो नीचे आ जाएगा तो लास्ट में जो हो जाएगा, लास्ट में ई हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो डी है यह डी आ जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद ए जो है बीच में ए ही रहेगा, और आर जो है पहले आ जाएगा, तो RADE हो जाएगा हमारा आंसर। RADE ऑप्शन देखते हैं, RADE ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव या पैसिव वॉइस। द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। यहाँ पे जो है देखिए वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस अगर पास्ट इंडिफिनिट में रहता है तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो रूल होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे सेंटेंस जो दिया रहता है एक्टिव में, तो एक्टिव में दिया रहेगा यहाँ पे V2 रहता है, उसके बाद डिड नॉट रहता है, मानिए डिड नॉट रहता है यहाँ पे, उसके बाद प्लस V1 रहता है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो यह हो जाता है वाज या वर हो जाता है, वाज या वर हो जाएगा, और नॉट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे V3 का प्रयोग किया जाएगा। तो जब हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। तो क्लोज्ड स्पेस से जो फियर होता है, यानी बंद कमरे से जो डर लगता है छोटे जगह से, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो फोटोफोबिया होता है यह लाइट से डर होता है, यानी प्रकाश से डर होता है। उसके बाद होता है एगोराफोबिया। तो एगोराफोबिया जो होता है यह सार्वजनिक स्थान पर जाने का डर होता है, उसको हम लोग एगोराफोबिया बोलते हैं। और एक होता है ऑप्टोफोबिया। तो ऑप्टोफोबिया जो है यह आँख खोलने का डर होता है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो रहेगा यह तमिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तमिल जो है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 2004 में दिया गया था। शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो अभी जो है टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा जो है तमिल, इसे सबसे पहले दर्जा दिया गया था, उसके बाद 4 में, उसके बाद 5 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को, 2014 में जो है उड़िया को, 2024 में जो है 24 में मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को दिया गया है। टोटल जो है 11 अभी शास्त्रीय भाषाएं भारत में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का जो संबंध हो जाएगा यह सितार से हो जाएगा।
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इन्हें जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1962, पद्म भूषण 1967, पद्म विभूषण 1981 और भारत रत्न जो दिया गया था इनको भारत रत्न 1999 में। उसके बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इन्हें 1992 में और 5 ग्रैमी अवार्ड, 5 जो है इसमें ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया है तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले जो दिया गया है तबला, तो तबला से संबंधित व्यक्ति जो जाएंगे अल्लाह रखा खां हो जाएंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन। उसके बाद पंडित जसराज होते हैं। सितार जो है, सितार से संबंधित पंडित रविशंकर, विलायत खां, उमा शंकर मिश्र और शाहिद परवेज खान जो है यह सितार से संबंधित हो जाते हैं। उसके बाद जो है शहनाई, शहनाई से बिस्मिल्लाह खान, अहमद हुसैन, बागेश्वरी कमर। और बांसुरी से संबंधित जो है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और उसके बाद राजेंद्र कुलकर्णी जो है यह बांसुरी से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बिहार के राजवंश को काल के क्रम से हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा इसमें मौर्य हो जाएगा, मौर्य के बाद जो हो जाएगा कण्व हो जाएगा, उसके बाद पाल हो जाएगा और पाल के बाद जो है कर्नाट वंश हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह 2 1 3 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार पर जो शासन किया गया था सबसे पहले हरेक वंश आया था, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश, उसके बाद गुप्त वंश आया था, फिर मौखरी वंश, उसके बाद पाल वंश और उसके बाद कर्नाट वंश आया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन है कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो नान्यदेव जो है इन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन जो है यह 3A के अंतर्गत शामिल है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र जो है 3A के अंतर्गत जो है शामिल जिला यह शेखपुरा और मुंगेर हो जाएगा। देखिए बिहार में कृषि के दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो जाएगा जोन 1, तो जोन 1 में 13 जिले शामिल है, यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र के हैं। जोन 2 जो है इसमें बिहार के उत्तर पूर्वी के 8 जिले शामिल है और जोन 3 जो है इसमें जोन 3A और जोन 3 में बांट दिया गया है। जोन 3A जो है इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है और जोन 3B जो है इसमें 11 जिलों को शामिल किया गया है और जोन 3 जो A है इसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 81। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था। तो फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को टाइल कहा जाता था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति संबंधित है। देखिए अक्टूबर क्रांति जो है यह रूसी क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रूस में 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों के द्वारा जो है अंतरिम सरकार के तानाशाही के खिलाफ विद्रोह किया गया था, जिसे हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले इसमें अभिलेख का नाम है, उसके बाद दूसरे कॉलम में जो है शासक का नाम है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह हाथी गुम्फा कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था और हाथी गुम्फा अभिलेख में ही पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। उसके बाद दूसरा है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्र दामन के द्वारा लिखवाया गया था और भीतरी स्तंभ लेख जो है यह स्कंद गुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह 2 3 1 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन जो है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है इसे हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं। देखिए जो होता है चट्टानों का अध्ययन होता है उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, जल के अध्ययन को हाइड्रोलॉजी बोलते हैं, सांपों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग ओफियोलॉजी बोलते हैं, पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं और एक होता है कीटों का अध्ययन। तो कीटों का जो अध्ययन होता है उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं और शैवालों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें, उसमें बताना है सही कथन का इसमें चयन करना है।
पहला है कंदरिया महादेव मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह नागर शैली में बना हुआ है, न कि द्रविड़ शैली में। तो नागर शैली में है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे। देखिए, तो गुप्त शासकों नहीं, यह सातवाहन वंशों के द्वारा जो है सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था शीशे के सिक्के को जारी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत दिया गया है। पूछा गया है सही कथन का चयन करना है सही कूट का, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन जो है वेद त्रय का हिस्सा है। तो वेद त्रय जो है या शुरू से तीन हो जाएंगे, लास्ट वाला जो होता है अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है। तो वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों शामिल हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 इसमें शामिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 तीनों शामिल है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण साहित्य को कालानुक्रम अवरोही क्रम में सजाना है, यानी घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा, सबसे बड़ा जो होता है यह वेद होता है, उसके बाद होता है ब्राह्मण होता है, फिर अरण्यक होता है जिसे वनों में लिखा गया था, सबसे लास्ट में जो है उपनिषद होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेद के बाद जो है ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद का स्थान है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की जो संख्या होती है यह 6 होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 6 वेदांग जो होते हैं यह होते हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद होते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है दीवान ए विजारत। तो दीवान ए विजारत जो है राजस्व एवं वित्त विभाग हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दीवान ए आरिज जो होता है यह सैन्य विभाग होता है। दीवान ए रिसालत, तो दीवान ए रिसालत जो होता है यह विदेश मंत्री होता है। और दीवान ए इंसा जो होता है यह समाचार यानी संचार होता है, संचार या पत्राचार विभाग का हेड होता है, दीवान ए इंसा होता है। तो मिलान करेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, यानी हमारा आंसर जो जाएगा CADB हो जाएगा। CADB ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रमानुसार कौन सही दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें 1562 में दास प्रथा का समाप्ति, तो जो कि सही दिया गया है, क्योंकि दास प्रथा का अंत जो है अकबर के द्वारा 1562 में किया गया था। 1563 में उसने तीर्थ कर को समाप्त किया था, लेकिन यहाँ पे जजिया कर दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है 1564 में हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, तो यहाँ पे तीर्थ कर दे दिया गया, यानी उल्टा दे दिया गया इसको, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा दिया गया है कि 1582 में दीन इलाही धर्म का शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा, तो चौथा भी सही दिया गया है। तो यानी 1 और 4 जो है यह दोनों ऑप्शन सही दिया गया है। तो ए और डी हमारा आंसर हो जाएगा। ए और डी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी जो जाएंगे, सबसे पहले एक हो जाएगा निकोलो कांटी और एक हो जाएगा फ्रेजर फ्रेडरिक। ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। निकोलो कांटी जो है 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली से विजयनगर साम्राज्य में आया था। उसके बाद है एक है फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है यह मुगल शासक जो है औरंगजेब के शासनकाल में यह 1656 में भारत आया था और 1668 तक लगभग जो है 8 साल तक यहीं पर रहा था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो उल्लेख है सर्वप्रथम मिलता है, यह मिलता है तिरुमुरई में मिलता है और साथ में प्रबंधम में मिलता है, यह दोनों में मिलता है। ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है, तहकीकात कमेटी जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो तहकीकात समिति जो है यह जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक है हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी जो है सरकार के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिसे हम लोग हंटर कमेटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
94 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को इसमें मिलान करना है। सूची 1 में विदेशी कंपनी का नाम दिया गया है और सूची 2 में भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री का मिलान करना है। सबसे पहले है पुर्तगाल। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है कोचीन में पहली फैक्ट्री का स्थापना किया गया था। तो पहला मिलान जो हो जाएगा हमारा यह 3 हो जाएगा। उसके बाद है डच ने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। उसके बाद जो है डेनिश ने टैंकोवर में जो है पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था और फ्रांसीसियो ने पहले जो है सूरत में पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था। तो हमारा आंसर जो देखेंगे सबसे पहले जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 दिया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2। साथ ही हम लोग यूरोपीय कंपनी का स्थापना का भी क्रम याद रखेंगे। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है यह 1664 में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। तो वानर सेना और मंजरी सेना का जो गठन किया गया था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी जी जो हैं यह वायसराय को 2 मार्च 1930 को एक पत्र लिखा जिसमें गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया गया और यदि मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, ऐसा बोला गया और उन्होंने उल्लंघन किया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ 24 दिनों के में 240 मील की पद यात्रा करके दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। देखिए सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था इसमें पूछा गया है। तो सहायक संधि जो है यह होल्करों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन बाद में सभी बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे। बाद में दिखाया जाता है कि बाद में 1806 में जो है होल्करों के द्वारा भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पे जब पूछा गया कि नहीं किया गया था तो हमारे आंसर जो हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। राजा राममोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें कि कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। सबसे पहले है इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था जो कि गलत है। दूसरा है अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, यह सही हो जाएगा। और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाला था, यह भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा का स्थापना किए थे। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे। उसके बाद 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा था और 1821 में संवाद कौमुदी और 1822 में मिरातुल अखबार प्रकाशित किए थे। और साथ ही याद रखेंगे कि अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा का उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है कि नवजीवन नामक पत्रिका जो है, नवजीवन नामक पत्रिका इसका प्रकाशन किसने किया था। तो नवजीवन नामक पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी की पत्रिका जो थी द यंग इंडिया थी अंग्रेजी में, हरिजन जो था यह भी अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु गुजराती में, उसके बाद हरिजन सेवक यह सभी हिंदी में था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है कि 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो 1916 के लखनऊ समझौता जो है यह हस्ताक्षरित हुआ था बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। लास्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को यह हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस संधि के तहत जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया गया था।